हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और हम यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वो भी आखिरी में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन के बेसिस पे अगर को फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा जाए तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो स्केलर्स होते हैं इनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, और इसके अंदर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, यानी डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और ये सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सिंपल एडिशन का रूल, सिंपल सब्ट्रैक्शन का रूल, सिंपल प्रोडक्ट का रूल और सिंपल डिवीज़न का रूल। जबकि अगर हम बात करें वेक्टर्स के लिए तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, यानी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और नंबर 2, ये जो है सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती है। सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती हैं। और अगर ये सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती हैं तो इसका मतलब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर लॉस। यानी इनके एडिशन का भी एक स्पेशल लॉ होगा, सब्ट्रैक्शन का भी स्पेशल लॉ होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीज़न का भी। इनमें सभी के लिए, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न के लिए, सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर लॉस। तो अब अगर हम बात एग्जांपल की करें तो सब लोग पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस क्लासेस में। जैसे यहाँ पे है डिस्टेंस, स्पीड, पावर, वर्क एटसेट्रा, ये सब जो है स्केलर्स होते हैं। इनमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि अगर हम यहाँ वेक्टर्स में बात करें तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सब क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मोमेंटम हो गया और बहुत सारे जो है और भी वेक्टर क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे ज़रा वेक्टर लॉस के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर लॉस। तो हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीज़न के बारे में। तो देखते हैं ज़रा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर्स के एडिशन की बात करेंगे। तो अगर हमें निकालना हो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हमें ऐड करना हो, हमें अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है तो सपोज दैट हमें एक वेक्टर दिया है ए और एक वेक्टर दिया है बी, दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें ए और प्लस बी निकालना है यानी कि दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं उसकी गिवन डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर इसके हेड से ड्रॉ करते हैं लेकिन उसी डायरेक्शन में जिसमें वो वेक्टर दिया है। फिर तीसरा वेक्टर जो है ड्रॉ करते हैं पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक, और यही जो तीसरा वेक्टर होता है ये दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सपोज दैट हमें 3 वेक्टर का एडिशन निकालना हो, तो इन केस ऑफ 3 वेक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, एक वेक्टर सी दिया है, इस तरीके से, और हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहला वेक्टर गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, दूसरा वेक्टर उसके हेड से ड्रॉ कर देते हैं उसकी गिवन डायरेक्शन में, और तीसरा वेक्टर उसके हेड से ड्रॉ कर देते हैं उसकी गिवन डायरेक्शन में। और अब क्या करते हैं, आखिरी वेक्टर
जो उन तीनों के एडिशन को जो इन तीनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन सा होगा? पहले वेक्टर के हेड से, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे भी था पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, ऐसे यहाँ पे भी है पहले वेक्टर के हेड टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर हम यहाँ देखें ये वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, और ये इसमें सी और ऐड हो जाएगा तो हो गया वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर। इसी तरीके से जितने भी वेक्टर्स हों, n नंबर ऑफ वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो एडिशन वाला वेक्टर होता है वो पहले वाले वेक्टर से के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक होता है। अब हम देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सपोज दैट दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इस तरीके से दिए गए। तो अब अगर हमें निकालना हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है, तब क्या करते हैं? पहला वेक्टर ए ड्रॉ कर देते हैं उसकी गिवन डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर बी जो होता है उसके बराबर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। माइनस बी हो जाता है ये। अगर उसकी तरफ ड्रॉ करें तो ये प्लस बी होगा, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो अब जो ये तीसरा वेक्टर है, हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले वाले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक, जैसा कि हम एडिशन वाले में क्या करते थे। लेकिन अब ये क्या करेगा? दोनों के सब्ट्रैक्शन को शो करेगा, लाइक दिस। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की वेक्टर एडिशन के और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला, इक्वल वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड में भी बराबर हों, ये दो वेक्टर ए और बी, सपोज दैट ये भी 5 मीटर का है और ये भी 5 मीटर का है, एक ही डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के जो है इक्वल भी हैं, तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई दो वेक्टर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और वो मैग्नीट्यूड में भी सेम हो तो हम उसे इक्वल वेक्टर कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। नंबर 2, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर से लगता है कि जैसे केवल डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन नहीं। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं और साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हों तो ही हम उन्हें अपोजिट वेक्टर कहेंगे। सपोज दैट एक वेक्टर ए 5 मीटर का इस तरफ है और दूसरा 5 मीटर का इस तरफ है, तो देखो इनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट हैं। तो उस केस में हम उन्हें कहेंगे अपोजिट वेक्टर। वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी कहेंगे हम उस केस में। और उसके बाद नंबर 3, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सेम पॉइंट से निकलें, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हों, जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हों। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट इनका क्या है? सेम है, तो इन्हें को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई सारे वेक्टर्स जो है एक ही पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करें, एक ही पॉइंट पे जाके मिलें, एक ही पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करें या एक ही पॉइंट पे जाके मिलें यानी एंड करें, तो उन्हें हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर। और उसके बाद 5th है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल टू 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? अगर कोई वेक्टर ए है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो
उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगी। असल में यूनिट वेक्टर जो है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वेक्टर है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो केवल डायरेक्शन बचेगा, और डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इनकी खूब ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तीन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं एक्स, वाई और जेड, इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर हम एक एक यूनिट वेक्टर ले लें, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग लिए गए यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई डॉट आई कैप, जे कैप और के कैप से। तो अगर कोई वेक्टर आई कैप के टर्म्स में लिखा है तो समझ जाना वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर कोई वेक्टर जे कैप के टर्म्स में लिखा है तो समझ जाना वो वेक्टर वाई एक्सिस की अलोंग है। अगर कोई वेक्टर के कैप के टर्म्स में लिखा है तो वो समझ जाना जेड एक्सिस की तरफ है। अब जैसे मैं अगर कह दूँ कोई वेक्टर एफ है, इट इज़ 2 आई कैप न्यूटन, तो समझ जाना ये फोर्स का जो वेक्टर है 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। 2 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। अगर हम कह दें कोई फोर्स है F1 और वो है 3 जे कैप न्यूटन, तो इसका मतलब है वो 3 न्यूटन का फोर्स जो है वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के के बारे में भी देख लिया। और इन सब आई जे के की, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है तो इनकी वैल्यू क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 के बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इन सब का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या है? वो इक्वल है 1 के बराबर।